हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन। आज पार्ट 2 है हमारे जून 2024 में जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, उसके एनालिसिस का। तो जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते जा रहे हैं वो हम आपको करवाते जा रहे हैं। तो आप अगर हमारे इसी तरह से हमारे साथ मतलब इधर उधर की नो बकवास, सीधे काम की बात और सीधे पढ़ाई की बात पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारा वाईटी चैनल जो कि यूजीसी नेट होम साइंस के नाम से है। प्लीज़ लिंक को कनेक्ट करके उसको ज्वाइन कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसके चैनल्स के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो चलो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पूछा गया है कि गैलेंस्की के अनुसार जो सीक्वेंसेस हैं, मतलब 6 स्टेजेस के सीक्वेंसेस को हमको अरेंज करना है। तो ये गैलेंस्की जो थे, इन्होंने कुछ स्टेजेस बताए थे, उन्हीं स्टेजेस के हिसाब से। और ये गैलेंस्की शायद हमने पहली बार नाम सुना होगा और इस तरह की थ्योरीज, लेकिन हम इसको पढ़ाते जाएंगे और आप याद करते जाओगे। तो ये जो गैलेंस्की थे, इन्होंने हमारी जीवन को 6 स्टेजेस में इन्होंने जो है डिवाइड किया था, राइट। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो इमेज मेकिंग स्टेज होती है, दूसरी होती है नर्चरिंग स्टेज, तीसरी होती है अथॉरिटी स्टेज, चौथी होती है इंटरप्रेटिव स्टेज, पांचवी होती है इंटरडिपेंडेंट स्टेज और छठी या आखिरी होती है डिपार्चर स्टेज। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर डिपार्चर को टाटा बाय बाय एंड स्टेज समझ के उसको टिक किया होगा और मेरे ख्याल से उनको आंसर भी सही आ गया होगा। लेकिन मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर बताना चाहती हूँ कि यहाँ देखो, ये गैलेंस्की ने एक बताया था कि हर तरीके का एक बच्चा जो होता है उसके अंदर 6 अवस्थाएं होती है, 6 स्टेजेस होती है, जिसमें पहला होता है इमेज मेकिंग स्टेज। इमेज मेकिंग स्टेज क्या होती है? जब हम बच्चे के लिए प्लान करते हैं, जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमें क्यों पेरेंट बनना है, पेरेंट बनने का मतलब क्या होता है और क्या चेंजेस होते हैं जो हमें पेरेंट बनने के बाद हमको बच्चे को हम एडजस्ट कर सके, बच्चे को इस दुनिया में ला सके, बच्चे के हिसाब से हम एडजस्ट कर सके। तो क्या चेंजेस हमको करना चाहिए, वो हमारे इमेज मेकिंग स्टेज में आ जाता है और वो पहला स्टेज होता है गैलेंस्की के हिसाब से। दूसरा होता है नर्चरिंग स्टेज। नर्चरिंग स्टेज का मतलब क्या हुआ? हमारा इन्फेंसी वाला जो स्टेज हुआ, जब बच्चा पैदा हो गया है और इस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके साथ एक बड़ा प्यारा सा अटैचमेंट, यानी कि एक मोह हमारा हो जाता है बच्चे के साथ और हम उस बच्चे को पूरी तरह से उसके हिसाब से हम अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेज होता है अथॉरिटी स्टेज, जहाँ पर बच्चा टॉडलर होता है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इस तरह का जो बच्चा होता है। और बच्चे जो है वो, हम बच्चों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। हम बताते हैं कि नहीं, आपको इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे आपको स्कूल जाना है, और उनके बिहेवियर को हम गाइड करते हैं इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेज 4, विच इज़ द इंटरप्रेटिव स्टेज। इंटरप्रेटिव स्टेज मिडिल चाइल्डहुड, जब बच्चा क्लास 3rd 4th 5th इस तरह से होता है, तो उस टाइम पे हम बच्चों को हेल्प करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर हम उनको गाइड करते हैं, उनको कैसा लग रहा है, किस तरह से वो स्कूल में है, किस तरह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, और उसी तरह से हम उनको गाइड करते हैं कि वो सोशल वर्ल्ड में हमारे अलावा, हमारी फैमिली के अलावा, वो सोसाइटी में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, हम उसको गाइड करते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड दी इंटरप्रेटिव स्टेज। उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंट स्टेज। ये किशोरावस्था में आ जाता है और इस टाइम पे पेरेंट्स जो है, हम बच्चों के साथ फिर से एक बातचीत करते हैं, रीनेगोशिएशन करते हैं, और फिर हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम भी डिसाइड करो, डिसीजंस लो, हम भी लेकिन तुम्हारे डिसीजंस को गाइड करेंगे। सो दैट इज़ द इंटरडिपेंडेंट। समझ रहे हो? बच्चे एकदम पिंग पोंग बॉल की तरह, कभी हम बच्चों को कहेंगे कि अरे तुम तो भैया बड़े हो गए हो, खुद तो कुछ तो खुद से किया करो, और कभी हम कहेंगे इतने बड़े भी नहीं हुए हो, है ना। सो दैट इज़ द इंटरडिपेंडेंट स्टेज। तो वो एडोलेसेंस का पीरियड होता है। और लास्ट इज द डिपार्चर स्टेज। तो टाटा बाय बाय वाला डिपार्चर नहीं है, ये अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड, जब हम बच्चों को खाली इवैल्यूएट करते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे
एज बच्चों के पेरेंट्स एज हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमारे बच्चे सही जगह पे पहुंच गए, या हम कंप्लीट फेलियर हुए हैं. सो दिस इज द डिपार्चर स्टेज. ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. गेलिंस्की के हिसाब से ये 6 स्टेजेस के मतलब आपको समझ में आ गए होंगे. और यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका, सबसे लास्ट में कौन सा था, डिपार्चर स्टेज, यानी कि बी वाला लास्ट ऑप्शन था. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा, ऑल प्रोडक्ट्स दैट आर फोर्टिफाइड as per the standard laid out by FSSAI are entitled to get a dash license or the endorsement. वे सभी उत्पाद जो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा उल्लेखित मानकों के अनुरूप फोर्टिफाइड हैं, डैश अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने अथवा असमर्थन के लिए अधिकृत है. कौन सा होता है, +F का साइन. अगर आप FSSAI वाला तेल इस्तेमाल करते हो, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे क्योंकि तेल में फोर्टिफिकेशन होता है किसी ना किसी चीज़ का, विटामिन ए का, विटामिन ई का फोर्टिफिकेशन होता है, तो उसमें आप देखोगे हमेशा +F से फरीदाबाद, +F का साइन होता ही होता है. ठीक है, तो +F इज़ द राइट आंसर. तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसमें क्या पूछा गया है, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्स लॉस ऑफ सपोर्ट और सडन लाउड नॉइज causes the baby to arc her back, extend her arms outwards and then bring them inside towards her body. हिंदी में है कि इस प्रकार के प्रतिवर्त में अवलंब मतलब सहारा के अभाव या अकस्मात ऊंची ध्वनि या शोर के कारण शिशु अपने पीठ के चाप बनाता है, वो अपनी बाहों को फैलाता है और तत्पश्चात उन्हें अपने शरीर की तरफ लाता है. अगर कभी, जिसको हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि छोटे छोटे नवजात शिशु जो होते हैं एकदम से कभी कभी चौंक जाते हैं, है ना, चौंकते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ पैर एकदम से बाहर कर लेते हैं. कभी किसी बच्चे को आप गोदी में लेके सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप देखोगे जब, या कहीं कुछ भी ऊपर नीचे करेंगे तो बच्चा एकदम से चौंकता है, अपने हाथ पैर को एकदम से बाहर की ओर करता है और कई बार रोने भी लगता है. ठीक है, और फिर वो वापस ले आता है. तो इसको कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं, इसको कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स. क्या कहते हैं इसको, मोरो रिफ्लेक्स. तो ये जो है मोरो रिफ्लेक्स इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सीक्वेंस. इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए. सबसे पहला क्या होना चाहिए, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमको क्यों करनी है ट्रेनिंग, तो व्हाट इज़ द नीड. तो हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता को निर्धारण करना. तो सबसे पहले हमें आवश्यकता देखनी है कि भाई क्या क्यों करना है, फिर हमें क्या करना है, हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं. ऑब्जेक्टिव्स तो पहला हो जाएगा असेसिंग, फिर हो जाएगा डिटर्मिनिंग दी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अनुदेश परक उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर हो जाएगा डिज़ाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. डिज़ाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की अभिकल्पना करना. उसके बाद हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को. हम क्या कर रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे, क्रियान्वयन उसका कर रहे हैं. और सबसे लास्ट में हो जाएगा इवैल्यूएशन. मेरे ख्याल से सब बच्चों ने ऐसे ही किया होगा, इवैल्यूएशन देखा होगा और लास्ट में टिक कर दिया होगा, लेकिन 2 जगह पे यहाँ पर इवैल्यूएशन है लास्ट में. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CABED. ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीक्वेंस हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. रिसर्च का क्वेश्चन है. अब इन्होंने पूछा है कि कोई ऐसा रिसर्च जिसमें हम एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और उसकी कंट्रोल को कंपेयर करते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है. एक या एकाधिक चरों के नियंत्रण द्वारा आयोजित तथा नियंत्रण एवं प्रायोगिक समूह की तुलना वाला अनुसंधान क्या कहलाता है. सिंपल सा आंसर है, क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
द गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आर, कौन कौन से होने चाहिए? एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, ट्रांसफर्स, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डेवलपमेंट या रिक्रूटमेंट? वेल, मेरे हिसाब से यहाँ पर ए, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइमेट प्रॉपर डेवलप हो वो होना चाहिए, और रिक्रूटमेंट तो गोल होता ही होता है एचआर डिपार्टमेंट का। तो ए, डी एंड ई शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ये हो गया। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल्स को पूछा है, किसने कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल दिया। इजी, बहुत इजी है ये, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा। पहला है अरिस्टोटल का, सिंपल है, सबसे सिंपल है अरिस्टोटल का मॉडल, विच इज़ व्हाट? स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, वक्ता, भाषण और श्रोता, यानी कि ए का 3 होना चाहिए। अगर आप यहाँ देख रहे होगे, ए का 3 जो है 2 है। दूसरा बी का, यानी कि शैमन एंड वीवर का क्या दिया है? शैमन एंड वीवर ने बोला था सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर बी का 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, बी का 1 है। तीसरा पूछा गया है वेस्ले एंड मकीन। वेस्ले एंड मकीन ने क्या बोला है सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। ठीक है, वेस्ले मकीन का सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर होना चाहिए, यानी कि सी का 4 होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ प्रिटी ऑब्वियस, इज कि लीगन का क्या होना चाहिए? डी का 2 होना चाहिए, विच इज़ योर कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड रिस्पॉन्स। तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसको अभी लिख के याद कर लो और परेशान नहीं हो, क्योंकि आगे आने वाले कुछ चंद दिनों में हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। सो यू विल गेट दिस। थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है ये क्वेश्चन, दिख रहा है थोड़ा सा जो है झिलमिल आपको दिख रहा होगा, डोंट वरी, हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो, इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग बाउंड सीम कम्स अंडर। अब इन्होंने बताया है कि परिधान के निर्माण में बंधित सीवन किसके अंतर्गत आती है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाउंड सीम जो है क्लास 3 के अंडर में आती है। तो अगर आपने ऑप्शन 3 किया है तो यू आर चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है भाई, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। सीम क्या होता है? आपको पता है कि 2 फैब्रिक के 2 परतों को जोड़ने के लिए सीम एक स्टिच होती है जिसको यूज़ किया जाता है। कई बार जो है 2 परतों को जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 2 परतें आपस में जुड़ जाए, तो उसका फंक्शनल पर्पस हो जाता है। लेकिन कई बार उसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये देखो 8 क्लासेस होते हैं सीम्स के, जो कि मैंने लिखे हुए हैं। क्लास 1 आपका प्लेन सीम और फ्रेंच सीम होता है, बच्चों लिख लेना कहीं पर। क्लास 2 आपका वेल्थ सीम या लैब्ड सीम होता है। क्लास 3 आपका बाउंड सीम होता है। क्लास 4 आपका चैनल सीम या फ्लैट सीम होता है। क्लास 5 आपका ऑर्नामेंटल सीम होता है। क्लास 6 एज सीम या नीटनिंग सीम होता है। क्लास 7 अटैचिंग ऑफ सेपरेट आइटम्स होता है। और क्लास 8 सिंगल प्लाई कंस्ट्रक्शन सीम को बोला जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम आपको ये प्रॉपर्ली फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज दी फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम किसी खाद्य उत्पाद को बनाते हैं तो उसमें हम कुछ सोपानों को हम उनके स्टेप्स को हम अरेंज करते हैं। किस तरह से? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सबसे पहले हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, राइट? सबसे पहले हम मार्केट में रिसर्च करते हैं। उसके बाद मार्केट में रिसर्च करके हमको समझ में आता है कि हम कुछ बना सकते हैं, तो हम एक आइडिया जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेट करने के बाद हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम उसका क्वालिटी करते हैं असेसमेंट कि
क्या कैसा बना है, कंज्यूमर्स को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसा रहेगा, तो ये हम क्वालिटी पैरामीटर्स को असेस करते हैं। एंड सबसे लास्ट में जब ये सब हो जाता है तब हम उसको कमर्शलाइज करते हैं। तो फिर से बताती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाजार अनुसंधान, फिर उसका विचारोत्पत्ति होती है, फिर आद्य विकास होता है, फिर गुणवत्ता प्राचलो एवं उपभोक्ता स्वीकार्यता का मूल्यांकन होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, उसका वाणिज्यीकरण यानी कि कमर्शलाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये हो जाता है आपका। इंस्टाग्राम पे भी हम हैं यूजीसी होम साइंस के नाम से, तो और बहुत सारे बच्चे रील्स लाइक कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के रील्स और इम्पॉर्टेंट PYQs और लर्निंग मटेरियल हम पोस्ट करते रहे, तो आप प्लीज़ लाइक करते रहिए। ओके, आप लाइक करते रहिए एंड साथ ही साथ में जो है कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि द मोर द मेरियर। और हम साथ में जब लाइव आएंगे, अभी तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहे हैं, लेकिन जब हम लाइव आएंगे तो मज़ा आएगा आपसे चिट चैट करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। द मोस्ट पावरफुल एंड परवेसिव डिफेंस मैकेनिज्म एज इट वर्क्स टू पुश unacceptable id impulses out of awareness and back into the unconscious mind। सर्वाधिक सशक्त और प्रतिरक्षण क्रियाविधि, क्योंकि ये अस्वीकार्य ईदम संवेग को जागृति से बाहर कर इसे अचेतन मन में वापस लाता है, क्या कहलाता है? इज इट रिग्रेशन या प्रतिगमन? इज इट रिप्रेशन या निग्रह या दमन? इज इट डिनायल या अस्वीकृति? या इज इट डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन? तो यहाँ पर बेटा जो आंसर होगा वो होगा रिप्रेशन। जब अनकॉन्शियस फेज में हम चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रिप्रेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने करा था लैब टू लैंड वाला, और इसका आंसर जो था वो था, आपको पता होगा लैब टू लैंड वाले का आंसर क्या था, मैंने पिछले वाले उसमें पढ़ाया है, तो मैं नहीं बताऊंगी ताकि आप वो वाला वीडियो भी देख लें, राइट। एंड आई थिंक आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फूड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट से सबसे कम फाइबर कंटेंट, निम्नलिखित खाद्यों को उनके फाइबर की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें चावल दिया है, सामा यानी कि बार्नयार्ड मिलेट दिया हुआ है, बनाना दिया हुआ है, केला, अमरूद, गुआवा और मक्खन यानी कि बटर दिया। और आपको पता होगा सबसे कम किस में होगा, मक्खन में होगा, तो सबसे लास्ट में ई आ जाता है, राइट। ई 2 जगह पे ई है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में ई है, और सबसे ज़्यादा किस में होगा, बार्नयार्ड मिलेट यानी कि सामक में होना चाहिए। तो बी, उसके बाद होना चाहिए डी यानी कि गुआवा में, अमरूद में, उसके बाद होना चाहिए केले में, क्योंकि कच्चा केला हम कई बार खाते हैं ना, कब खाते हैं, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है, और उससे क्या होता है, फाइबर कंटेंट से हमारा कब्जियत दूर हो जाती है। तो कच्चा केला या केला कह सकते हैं, बनाना, उसके बाद आया चावल ए, और लास्ट में आता है मक्खन में। तो यहाँ पर BDCAE यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटेंशनल साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरीज इन अ चाइल्ड इज नोन एज, intentional psychological and physical injuries in a child is known as child life, child care, child rights या child abuse। मेरे ख्याल से हर बच्चे ने इसका आंसर सही दिया होगा। child abuse इसका सही आंसर है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाल शोषण। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब क्या है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, और लीडरशिप का मतलब क्या है। बड़ा इजी सा क्वेश्चंस इस बार दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे अच्छा करके आए होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है, खाली चीज़ें उठा के रख दी और बगल में उनका डिस्क्रिप्शन रख दिया और आपको बस खाली बताना है। तो चलो, कम्युनिकेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम मैसेज का कम्युनिकेट करते हैं एक से दूसरा, हम आपसे यूट्यूब के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ए का 3, एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, बी क्या हो जाता है आपका,
प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, हम किस तरह से किसी काम को करते हैं, प्रोसीजर ऑफ वर्किंग यानी विद पीपल टू इन एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम्स एंड टू डिटर्मिन पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी कि समस्या की पहचान करने एवं संभावित समाधान के निर्धारण हेतु किसी प्रयास में लोगों के साथ कार्य को करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग। सी का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, एजुकेशन टू चेंज द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, लोगों की अभिवृत्ति और व्यवहार को बदलने हेतु की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और डी लीडरशिप क्या हो जाता है आपका, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन सिचुएशन। एक लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना भाई, तो प्रदत्त स्थिति में व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंडीशनिंग, बड़ा अच्छा सा, ये भी देखो या क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन का मीनिंग लिख दिया है, मतलब मीनिंग लिख दिया, बस खाली मैच द फॉलोइंग कर दिया, बड़ा इजी सा बनाया है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली क्या होता है, एक इस तरह से एसोसिएटिव लर्निंग होता है जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, और वो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, लेकिन धीरे 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 करके उस स्टिमुलस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है और एक रिस्पॉन्स हो जाता है। अगर आपको याद है ना, वो कुत्ते के आगे घंटी बजा के खाना दिया जाता था, तो क्या होता था, धीरे से धीरे धीरे होता है लेकिन एक रिस्पॉन्स बन जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का ऑप्शन 4 होगा, विच इज सहचारी अधिगम का एक रूप जिसमें तटस्थ उद्दीपक अर्थपूर्ण उद्दीपक से संबंधित होते हैं एवं समान अनुक्रिया उत्पन्न करने हेतु अर्जित होते हैं। ठीक है, टंग ट्विस्ट होने लगी मेरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लर्निंग in which consequences of behavior produce change in the probability that the behavior will occur। एक रूप जिसमें व्यवहार के परिणाम इस बात की प्रायिकता में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जिससे ऐसा व्यवहार घटित होता है। तो बी का 1 हो जाता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एक ऐसी लर्निंग जिसमें एक ऐसी लर्निंग जिसमें इंक्रीज हो जाती है प्रोबेबिलिटी कि वो बिहेवियर अकर होगा, इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम पनिशमेंट कहते हैं, कि एक बिहेवियर ऐसी चीज़ जिससे हम पनिशमेंट देंगे तो वो बिहेवियर जो है आगे नहीं होगा। अगर बच्चे ने गंदगी की है और हमने उसको पनिशमेंट किया है, उसने झूठ बोला, हमने उसको पनिशमेंट दिया, तो क्या हो रहा है, ये ऐसा परिणाम हो रहा है जिससे प्रोबेबिलिटी है कि वो बिहेवियर जो है नहीं होगा, डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर विल ऑफ अकरिंग, तो वो पनिशमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि क्रेटिनिज्म किससे होता है भाई, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। बाइट हॉट स्पॉट कहाँ होता है, आंखों में होता है, और किस डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि शरीर जो कि के वो अंग जो कि बाहर खुले रहते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, चेहरा हो गया, पर्यावरण की ओर उद्भासित होते हैं, उनकी अतिवर्णता हो जाना, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन, अतिवर्णकता, ठीक है, नाइसिन की कमी से होता है बच्चों। और हाँ, नाइसिन की कमी से होता है, मतलब वो। और स्पून शेप में नेल्स यानी कि चम्मच के आकार के नाखून जो है आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, और उसको काइलोनाइकिया बोला जाता है, काइलोनाइकिया। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर ऑप्शंस, ए का 3 हो गया, ए का 3 आयोडीन, ए का 3, बी का 1 विटामिन ए डेफिशिएंसी, सी का 4 नाइसिन और डी का 2, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन,
डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर रूरल मार्केट्स ऑफ द कंट्री कैन कनेक्ट ग्लोबली। वह डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ देश के ग्रामीण बाजार वैश्विक रूप से जुड़ सकते हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम ई चौपाल का नाम देते हैं। ठीक है, ई चौपाल बोलते हैं। मैंने ये पढ़ाया हुआ है बच्चों को और फिर से पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और हम आपका इस दौड़ में आपका साथ दे सके। ठीक है बच्चों, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड शेयर कर दो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि हम बहुत जल्दी लाइव भी आने वाले हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय एंड कीप काम एंड कीप कूल। बाय।